तो आप सभी का तहलका सीरीज में स्वागत है। तो देखिए, हमारा हिंदी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 5वां है। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने यह क्लास नहीं देखी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ-साथ मैं रेलवे की भी तैयारी करा रहा हूँ, चाहे आपका आरपीएफ हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो और एनटीपीसी की भी तैयारी आपकी जल्द भी होगी। और आपकी देखिए यूपी पुलिस की तैयारी तो चल ही रही है। और इस पे आपको जीके और रीजनिंग और मैथ में आप डेली क्लास कराता हूँ। और देखिए, आगे बढ़ते हैं। और जिन भाई बहनों ने एनटीपीसी की जो फॉर्म भरना शुरू किया है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि 5 तारीख से एनटीपीसी की क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और 23 तारीख की आपकी देखिए यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, तो तैयारी में लग जाइए। और देखिए, आपके 37 प्रश्न आपके सामान्य हिंदी से आने हैं। 37 प्रश्न हमारे सामान्य हिंदी से आने हैं। अगर आपका हिंदी अच्छा है, तो आप जो है मैथ को उसकी जगह आपका कवर कर सकते हैं। अगर मैथ आपका कमज़ोर है, तो आप हिंदी को अच्छी तरह से करिए, आपका जो है मैथ यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो विकल्प कह रहा है कि रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती है, वह कलकत्ता जाता है, या वर्षा हो रही है। तो देखिए, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो पहला का हो जाएगा वह कलकत्ता जाता है। तो क्या देखिए, अगर बात करें तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो टोटल आपके 5 भेद होते हैं। कितने? तो टोटल आपके वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन-कौन से? एक आपका सामान्य वर्तमान काल होता है, और दूसरा हमारा तत्कालिक वर्तमान काल होता है, तीसरा हमारा पूर्ण वर्तमान काल होता है, चौथा हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होता है, और पाँचवा हमारा संभाव्य वर्तमान काल होता है। और देखिए, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान काल होना या पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वह कोलकाता आता है, यह आपका वाक्य सामान्य वर्तमान काल में है। तो हमारा पहले का सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। यही दूसरा पूछ रहा है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। तो विकल्प कह रहा है कि 10, अनंत, 8 और 5। तो आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। तो विकल्प हो जाएगा हमारा 10। कितना? तो देखिए, आचार्य भरत ने काव्य क्रिया क्या है, तो आचार्य भरत ने काव्य दोषों को संख्या 10 मानी है। और उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प आपका ए 10 जो आपका है वह सही होगा। आचार्य भरत के अनुसार 10 काव्य कौन-कौन से हैं? तो पहला आपका गुणार्थ है, अर्थांतर है, अर्थहीन है, भिन्नार्थ है, एकार्थ है, और अनुलुप्तार्थ है, न्योतपथ है, विषय है, विषय संधि है, और आपके शब्द च्युत है। तो हमारे 10 टोटल हैं जो आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या बताई है। और यहीं देखिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह और राजकमल सिंह। तो इनमें से कौन सा कवि जो है वह फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरे का हमारा बी हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। कौन सा? तो देखिए, राजकमल चौधरी को फूल कौन सा हो जाएगा, तो तीसरे का बी। हाँ देखिए, अगर बात करें तो फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। राजकमल चौधरी को उत्तरी बिहार में देखिए, उत्तरी बिहार में आपके मुरलीगंज के सीमावर्ती गांव में रामपुर हवेली में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था मृणार्थ नारायण चौधरी था, लेकिन इसने से उन्हें फूल बाबू कहकर आपके बुलाते थे। तो कौन सा हो जाएगा आपके राजकमल चौधरी को। देखिए, विकल्प हमारा इसमें डी हो जाएगा। कौन सा? विकल्प हमारा डी हो जाएगा, राजकमल चौधरी हो जाएगा। और यहीं देखिए, चौथा नंबर कह रहा है कि कर्मवाच्य से किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। तो कह रहा है संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो कर्मवाच्य से किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। तो देखिए, विकल्प हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। देखिए, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग कर्म के अपेक्षा होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला ने सेब खाया, मोहन पानी पी रहा है। और आगे देखिए, पाँचवां नंबर विकल्प क्या कह रहा है कि इनमें से एक आपका बहुवचन कौन सा है। कह रहा है कि अनेकों, अनेक, एकाएक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक इसमें से बहुवचन कौन सा है। तो 5 नंबर में बात करें तो हमारा बी हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
तो एक बहुत अनेक होता है, अर्थात विकल्प हमारा बी करेक्ट होगा। यही सी पर 6 नंबर कह रहा है कि जो पढ़ा ना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। कह रहा है कि अपठित, आस्तिक, जटिल और अपठनीय। तो 6 का हमारा विकल्प हो जाएगा अपठित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो पढ़ा ना गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका अपठित होगा। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आस्तिक कहते हैं। क्या है? तो जो ईश्वर से विश्वास नहीं करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आस्तिक होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर कि मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। तो मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो 7 का हमारा हो जाएगा परिणामवाचक। कितना? तो देखिए आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली इस वाक्य में थोड़ी सी परिणामवाचक विशेषण है। जिन शब्दों में किसी वस्तु का नाप या तौल का बोध होता है वहाँ पे हमारा परिणामवाचक विशेषण होता है। तो विकल्प हमारा 7 का डी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कह रहा है कि रचना दे रखा है, सृजन है, संपादन है और समायोजन है। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 8वां का हमारा हो जाएगा देखिए रचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रचना हो जाएगा। देखिए अगर बात करें रचना शब्द स्त्रीलिंग है, सृजन, संपादन एवं समायोजन शब्द आपके पुल्लिंग हैं। ये सब कैसे हैं? यह सब आपके तीनों पुल्लिंग शब्द है, लेकिन रचना आपकी स्त्रीलिंग शब्द है। और यहीं देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर में, अनामिका के रचनाकार कौन है? कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि अनामिका के रचनाकार कौन है 9 नंबर में? तो देखिए हमारा हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की और अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे आपका परिमल हो गया, सरोज स्मृति हो गई, राम की शक्ति पूजा हो गई और तुलसीदास हो गया और कुकुरमुत्ता हो गया। ये सब किसके हैं रचनाकार हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के। और यहीं देखिए 10 नंबर में कह रहा है कि सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुप्त का विलोम क्या होगा? तो सुप्त का आपका जागृत होगा। क्या होगा? सुप्त का जागृत होगा। और सभ्य का विलोम क्या होगा? तो सभ्य का विलोम आपका हो जाएगा असभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा। असभ्य हो जाएगा। और देखिए क्या दे रखा है, सुस्त का तो आपका जागृत ही था और विक्षुब्ध का क्या हो जाएगा? आगे देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित मिलता है कि हिंदी विकास का करना भारत सरकार का दायित्व है? तो 350, 344, 351 और 343। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? देखिए ये आपका 343 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत सरकार की राजभाषा हिंदी के देवनागरी लिपि होगी। और यहीं देखिए 12 नंबर क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? अरुण शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो 12 का देखिए विकल्प हमारा हो जाएगा कर्ण। तो देखिए अगर बात करें कर्ण शब्द, अरुण शब्द का अर्थ नहीं होता है। आगे देखिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आश्रय का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कह रहा है कि सहारा दे रखा है, आधार है, मिलान है और भरोसा है। तो इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 13 नंबर में तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा मिलान। देखिए मिलान शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सहारा, आधार, भरोसा आदि जो है आश्रय के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब सारे आपके किसके? तो आपके आश्रय के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन आपका क्या पूछ रहा है? तो नेगेटिव पूछ रहा था, तो हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। और यहीं देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर में कि असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कह रहा कि काक बराक, बाड़ो, असमिया और बांग्ला। तो असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है 14 नंबर में? तो आपकी हो जाएगी असमिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असम में असमिया भाषा बोली जाती है और असमिया का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। और यहीं देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर में, गागर में सागर भरना, इसका तात्पर्य क्या है? तो
कह रहा कि मटके में पानी भरना, मटके के अंदर सागर का पानी भर देना। और सी कह रहा कि सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना। या कह रहा कि पूरे सागर के पानी से भरा हुआ मटका। तो गागर में सागर भरना, इसका तात्पर्य क्या है, 15 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो विकल्प सी हो जाएगा, सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान हो जाएगा। तो विकल्प हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और गागर में सागर भरने का काम किसने किया है, तो देखिए यह किया है आपके बिहारी जी ने। किसने, तो बिहारी जी ने। और देखिए 16 नंबर क्या पूछ रहा है कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो देखिए कह रहा कि आपके वृंदालाल शर्मा हैं, देवकी नंदन खत्री हैं, अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो भारत दुर्दशा किसकी रचना लेखक हैं और रचित उपन्यास है, तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की। देखिए अगर बात करें 16 नंबर प्रश्न की, तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे आपकी वैदिक हिंसा ना भवती, नीला देवी, अंधेर नगरी। और वृंदालाल शर्मा की कौन कौन सी है, वृंदालाल शर्मा देखिए दे रखा है यहाँ पे। तो वृंदालाल शर्मा की है गढ़गुड़ार, विराट की पद्मिनी। और देवकी नंदन की खत्री की कौन कौन सी है, तो चंद्रकांता, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, आग। और देखिए क्या दे रखा है, अयोध्या सिंह हरिऔध की कौन कौन सी है, तो देखिए इनकी है अधकिला फूल और ठेठ हिंदी की ठाठ। ये सब आपके 9वीं और 10वीं और 11वीं में ये सब आपके जो हैं इन सभी की रचनाएं मिल जाएगी। और देखिए 17 नंबर कह रहा कि काली घटा का घमंड घटा अलंकार आपको बताना है। तो कह रहा विकल्प में यमक अलंकार है, उपमा है, अनुप्रास है, या रूपक है। तो 17 में हमारा विकल्प हो जाएगा ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कैसा, तो काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में आपका यमक अलंकार है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। और देखिए 18 नंबर कह रहा है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। क्या पूछ रहा है आपके, वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो विकल्प कह रहा है 10, 7, 2 और 8 है। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो 8 नंबर में देखिए विकल्प हमारे 2 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक आपका स्वर होता है, कौन सा होता है, तो एक आपका स्वर होता है और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा आपका व्यंजन होता है। व्यंजन होता है, वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। जैसे आपका अ, बड़ी ई, व और व। हिंदी में टोटल आपके वर्ण कितने होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। कितने, 52 वर्ण है और इनका उच्चारण स्थान को वर्णमाला कहते हैं। और देखिए यही क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो देखिए कह रहा कि मालिक, कहार, पाठक और यामिनी। देखिए पढ़ते ही पता चला कि आपकी यामिनी जो दे रखा है वह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी आपका मालिक, कहार व पाठक ये सब कैसे हैं, तो आपके पुल्लिंग शब्द हैं। और 20 नंबर में आपका पुल्लिंग शब्द का चयन करने को कह रहा है कि, तो विकल्प कह रहा है कि नायिका है, लेखिका है, वधू है और धावक है। अब देखिए आपको विकल्प पढ़ने से पता ही चल रहा है कि आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा धावक। धावक कैसा है, तो आपका पुल्लिंग है। बाकी आपकी लेखिका, नायिका और वधू ये सब क्या हैं, तो आपके स्त्रीलिंग हैं। और देखिए यही 21 नंबर क्या पूछ रहा है कि शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। तो कह रहा है कि शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं और शिक्षकगण। तो शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, तो देखिए 21 का हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा, शिक्षकगण। और देखिए क्या कह रहा है 22 नंबर में, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। और देखिए कह रहा है कि कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक और अधिकरण कारक। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताना है। देखिए 22 का हमारा बी हो जाएगा, कर्म कारक। क्या हो जाएगा, देखिए माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा वाक्य में रेखांकित शब्द से कर्म का कारक है। इस वाक्य में खरीदा क्रिया है जिसका प्रभाव कपड़े पर पड़ता है। वाक्य में कर्म कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न आपका किया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका 23 नंबर में, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताना है। तो कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और सी कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम है, और चौथा कह रहा है कि हमारा
डी की प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा, तो यह मेरी पतंग है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा विकल्प नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, नीचवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वाक्य में रेखांकित शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। जिस सर्वनाम में कर्ता के पास या दूर की स्थिति वस्तु की निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही आपका यह हो गया, वह हो गया। और यहीं देखिए 24 नंबर पूछ रहा है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो शब्दांश आपको कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए आपका शब्दांश कैसा लिखा जाएगा, तो आपका पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। शब्दांश आपका इस तरह से लिखा जाएगा। और देखिए बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। यहीं देखिए क्या करें 24 नंबर कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है 25 नंबर में। तो देखिए आपका ये हो जाएगा त्रिपुर प्लस अरी। क्या हो जाएगा, पहला इसमें आपका हो जाएगा त्रिपुर प्लस अरी, ये आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है। तो कह रहा है कि आशा, उपेक्षा, आकांक्षा और इच्छा। तो इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है। तो 26 का हमारा विकल्प हो जाएगा अपेक्षा। कौन सा हो जाएगा, अपेक्षा शब्द का अर्थ उपेक्षा नहीं होता है। आशा, आकांक्षा, इच्छा आदि अपेक्षा शब्द का अर्थ होता है। और ये देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है। कह रहा है कि पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृति से, अपभ्रंश से और लौकिक संस्कृत से। आगे देखिए यही क्या पूछ रहा है आपसे कि हिंदी भाषा का जन्म आप किससे हुआ है। कह रहा है कि पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से या लौकिक संस्कृत से। तो 27 की बात करें तो विकल्प हमारा देखिए ये हो जाएगा अपभ्रंश से। कहाँ से, तो देखिए सामान्यतः प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश से अव्यवस्था से हुई है। हिंदी को आविर्भाव स्वीकार किया गया था। उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे और इनमें 7वीं 8वीं और शताब्दी से पद रचना हुई थी। हिंदी भाषा के साहित्य के जन्मकार अपभ्रंश से अंतिम अवस्था आपके हुई है। तो विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 27 का। 28 कह रहा हिंदी में अल्प विराम का आपका चिन्ह कौन सा है। तो देखिए ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक है। ये आपका प्रश्नवाचक है, ये आपका पूर्ण विराम है। और ये आपका कौन कैसा है, तो आपका विस्मयादिबोधक है। कैसा, ये आपका विस्मय व आदि है और ये आपका अल्प विराम है। तो हमारा डी का करेक्ट हो जाएगा 28 में। आगे देखिए क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कह रहा कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय और रश्मि रथी। तो 29 का हमारा कौन सा विकल्प करेक्ट हो जाएगा, तो विकल्प सी हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। किसके लिए, तो वर्ष आपके 1959 में। कब, देखिए वर्ष 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्ष 2022 को देखिए कब, तो वर्ष 2022 को साहित्य अकादमी पुरस्कार तुमड़ी के लिए कृति के लिए बद्री नारायण को यही पुरस्कार दिया गया था। और 30 नंबर कह रहा है कि इनमें से सही शब्द आपका कौन सा है। तो उज्ज्वल आपका किस तरह से लिखा जाएगा 30 नंबर में। तो देखिए उज्ज्वल आपका इस तरह से लिखा जाएगा, विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, मूर्धन्य अल्पप्राण और आघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए कौन सा होगा, मूर्धन्य अल्पप्राण आघोष वर्ण आपका उदाहरण कौन सा है। तो 31 में बात करें तो विकल्प नंबर सी। देखिए अगर बात करें तो मूर्धन्य अल्पप्राण आघोष वर्ण का आपका क्या है, तो आपका आधा दे रखा है और आधा पे अल्पप्राण आघोष वर्ण है। 32 नंबर कह रहा है कि अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो कह रहा है कि विकल्प में रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिणामवाचक। तो अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त आपका ध्यान दिया, इस वाक्य में आपका किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखिए आपके परिणामवाचक। देखिए अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक परिणामवाचक और एक आपका रीतिवाचक। और देखिए यहीं पे आपको क्या 37 से 33 से 37 तक आपके गद्यांश दे रखे हैं
और गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। कह रहा कि लगभग, देखिए क्या कह रहा है कि लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेंस ने हम्पी विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन यह कृष्णदेव आपके 1509 से 1529 थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया। विजयनगर से साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संग 1565 में संयुक्त आक्रमण से प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए क्या कह रहा है, इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य के दुखद अंत था जब जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और ढक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष के एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों को निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपना उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों में से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसे वर्णित है, यह बाली शासित किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान पर बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। और देखिए आगे क्या कह रहा है कि तुंगभद्रा नदी के एक पार स्थित वर्तमान एलिगोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मातंड पर्वत और माल्याबाद पंथ पर्वतों का उल्लेख रामायण में मिलता है। और तुंगभद्रा का प्राचीन नाम क्या है? तो तुंगभद्रा का प्राचीन नाम पर्वत नाम हम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा है। कह रहा कि 33 नंबर पूछ रहा है। अब प्रश्न आपसे, अब तो गद्यांश हो गया। कह रहा किष्किंधा का भाग किसके शासनकाल का हिस्सा है? तो देखिए 33 की बात करें तो यह आपका हो जाएगा किसके? तो बाली के। किसके? तो देखिए अगर रामायण में वर्णित किष्किंधा बाली के शासनकाल का हिस्सा था। और यहीं देखिए 34 नंबर पूछ रहा है, किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा है? तो किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा है? तो 34 का हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगाली इतिहासकार डैम्पिंग पेस ने। और यहीं देखिए पूछ क्या रहा है 35 नंबर में, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो देखिए आपके संयुक्त आक्रमण के कारण। किसके? तो हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से हुआ। आगे देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है कि विजयनगर के आपके भग्नावशेष कैसे दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो 36 का विकल्प हो जाएगा आपका जनशून्य। कैसे? तो विजयनगर के भाग्य शेष के एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों के निर्जन दृश्यावली जनशून्य के बीच फैले हैं। और यहीं देखिए आज का लास्ट होगा 37 नंबर क्या पूछ रहा है कि विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो कह रहा है विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा विलक्षण नेत्रों वाला। तो हमारा देखिए यह 37 प्रश्न थे। और आपको कमेंट में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। और ये देखिए इसका जो आपको टेलीग्राम पे इसका आपको PDF मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ में। विथ सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पे यह मिल जाएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और देखिए टेलीग्राम पे विथ सॉल्यूशन के साथ आपको देखिए यहाँ पे आपको उत्तर माला मिल जाएगा और यहाँ पे व्याख्यात्मक के साथ आपको हल मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और यह कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस सेट चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता।